जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी जब कैबिनेट मीटिंग के बाद एक तफसीली मीटिंग हुई है जिसमें हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है उससे मुतल्लिक जो तफसीलात हैं और जुजियात हैं वो सारी जो हैं वो उस मीटिंग में सामने आई हैं, उसको तय किया गया है। आज जो काबीना की जो मीटिंग हुई उसमें जो शुरू मीटिंग के साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना की तरफ से और पूरी काबीना ने जो ये दौरा है उसके बारे में इजहार ख्याल किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये जो दौरा है ये एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मा में जो पाकिस्तान की एक नई पोजीशन है उसको ये दौरा एक्सप्लेन करता है। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुबई में अपना जो खिताब था उसमें बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है और अगर आप ये मौका मिस करेंगे तो फिर ये ना कहिएगा कि मौका मिस हो गया। तो उसी तनाजुर में आप देख रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस तशरीफ ला रहे हैं, जो बतौर उनका जो क्राउन प्रिंस की हैसियत से उनका पहला दौरा है। एक दफ़ा पहले वो मुख्तसरन आए थे, लेकिन आज उनका जो ये दौरा है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान ने 6 माह के अंदर जब से ये हुकूमत इमरान खान ने संभाली है, तहरीक इंसाफ ने संभाली है, हमने जो खारजा पॉलिसी में बेपनाह कामयाबियां हासिल की हैं। मशरक़ वुस्ता में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर के बाद पहली बार पाकिस्तान एक उतना ही बड़ा प्लेयर है जितना हम इस्लामिक समिट कराते वक्त थे। और आज हमारी जो पोजीशन है मुस्लिम उम्मा में वो एक रिकन्सिलिएटरी है। हम लोगों को, मुल्कों को जोड़ रहे हैं और इसके नतीजे में हमारी एक तो बहैसियत मुल्क जो एक हमारी एहतराम में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर हमने जो रोल अदा किया है उसके नतीजे में ये जो खित्ता है जो एक 2 दहाइयों से कम अज़ कम, इससे अगर आप पहले भी ये खित्ता जो है वो काफ़ी इसमें तशद्दुद रहा है, जंग रही है, बदअमनी रही है, लेकिन हम इंशाअल्लाह एक गेम चेंजर इवेंट हो रहा है जबकि तालिबान के मुज़ाकरात आपको मालूम है इस दफ़ा पाकिस्तान में होंगे और ये जो मुज़ाकरात हैं इनके नतीजे में अफगानिस्तान में एक पहली बार एक स्टेबिलिटी का इम्कान है। ये जो स्टेबिलिटी है ये अट्रैक्ट करती है पूरी दुनिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ और यही वजह है कि सऊदी अरब के इस दौरे में जो क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है इसमें जो एक मुल्क के साथ हमारे जो मुआशी मुआहदे साइन होंगे और जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है उसकी तादाद गुज़श्ता 10 सालों में होने वाली कुल इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी जो सऊदी अरब यहाँ पे लगाने जा रहा है वो $8 बिलियन जो है उसमें वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और पिछले जो पूरी हुकूमत थी उसकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी और सिर्फ एक मुल्क से पूरे उन 10 सालों की जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा होगी। इंशाअल्लाह ये जो दौरा है ये पाकिस्तान को सिर्फ ओपन कर रहा है। इसमें हमने, आपको मालूम है, जो हमने जो ममालिक जिनके लिए वीज़ा ईज़ किया है उनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है और सऊदी अरब के लोग जो है वो पाकिस्तान में अब आ सकते हैं। उनको टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंशाअल्लाह ताला जो इस दौरे के बाद जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए भी पाकिस्तान जो है वो ओपन अप हो रहा है, वो खुल रहा है और इसकी जो अहमियत है, जब मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करेंगे और 21 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी और उसके बाद उनकी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब से हैं। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़ियाफ़त है, फिर प्रेसिडेंट हाउस में ज़ियाफ़त है उनके लिए, जहाँ पर पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं उनकी मुलाकात जो है वो भी हो रही है। इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान का उसने यहाँ पर अलहदा जो बिजनेसमैन साथ आ रहे हैं, जो चैम्बर के नुमाइंदे साथ आ रहे हैं, सो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनको सऊदी अरेबिया के जो अहम मेंबरान हैं चैम्बर के और अहम बिजनेसमैन हैं
ان سے ایک علیحدہ جو ورکشاپ ہوں گی، کانفرنس ہوگی، جس میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ آپس میں انٹریکشن کر سکیں. وہ بھی 17 تاریخ کو یہاں پر ہوگا، اور وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کو چیئر کرے گا. اب کابینہ کی میٹنگ کی طرف آتے ہیں. کابینہ کی میٹنگ میں آج جو شروع ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ پروگریس رپورٹ جو ابھی تک کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں، اب تک 6 مہینوں میں 26 میٹنگز کابینہ کی ہو چکی ہیں، جن میں 440 فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. پچھلی حکومت کے جو پہلے اتنا ہی جو عرصہ تھا اس میں 5 میٹنگز ہوئی تھیں اور ان میں 43 فیصلے کیے گئے تھے، جبکہ ہم نے 440 فیصلے کیے اور تواتر کے ساتھ کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے وہ ہو رہی ہیں. صرف 5 کیبنٹ میٹنگ، اور میرا تو خیال ہے کہ اگر جب ہم پورا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ایک مصطفیٰ آئی ایم ایکس کیس آ گیا تھا سپریم کورٹ کا، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے ممبران سے ملنا بھی شروع کیا. اس سے پہلے تو ان کے کابینہ کے ممبران سے ان کی ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی. لہٰذا یہ بڑا فرق ہے ہماری حکومت میں اور سابقہ حکومت میں کہ ہم ایک کیبنٹ کے جو تواتر کے ساتھ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بھی ہم اس کو لے کر کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں تقریباً 243 فیصلے جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے. تقریباً 43 فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے. کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل زونز ہیں جتنے بنے ہوئے، ان میں جہاں جہاں انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی نہیں ہے ان میں گیس اور بجلی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگائی جائے گی. اور اس کا جو تاکہ جو صنعت ہے، کیونکہ ہماری سرمایہ کاری اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے، پورے دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو یہ اہم ہے کہ ہم تیار ہوں اس سرمایہ کاری کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہ جو کہ ہونے جا رہی ہیں. پی ایس او کا نیا بورڈ آج جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. ظفر عثمانی صاحب نئے چیئرمین ہوں گے پی ایس او کے. تارا عذرا داؤد ہمایوں بارکزئی بلوچستان سے. شاہد خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے. اور جوائنٹ سیکرٹری پیٹرولیم ڈی جی پی سی پیٹرولیم ڈویژن، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن، سیکرٹری پاور ایم ڈی پی ایس او سی ایل اور او جی ڈی سی ایل بھی اس کے ممبر ہیں. جو اس کی جو پرپوز بورڈ میں جو ظفر عثمانی صاحب ہیں وہ پی ایس او کے نئے چیئرمین ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر بینک ہے، زرعی ترقیاتی بینک، یعنی عدنان غنی ایک بینکر ہیں، اس وقت غالباً آسٹریلیا میں ہیں، ایک انٹرنیشنل بینکر ہیں، بہت بڑی ریپیوٹ کے آدمی ہیں. ان کا جو اس وقت بینکنگ کا تجربہ ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہے. ان کو لگایا گیا ہے زرعی ترقیاتی بینک کا چیئرمین. اوورسیز پاکستانی ہے اور اس سے بھی ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. اور پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں، اب بھی ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آپ کے لیے کھلا ہے. یہ آپ کا اپنا ملک ہے. آپ اگر پاکستان آئیں، یہاں پہ اپنا جو پوزیشنز ہیں، اپنا جو تجربہ ہے اس کو یہاں پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ نہیں آسٹریلیا نہیں. اچھا جی، گوادر پورٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا ہے نصیر خان کاشانی صاحب کو. گوادر پورٹ کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کو ریڈو کرنے کے لیے جو پلان چیئرمین اسٹیٹ لائف نے دیا ہے. اسٹیٹ لائف بہت بڑی ہماری کمپنی تھی جس کو کہ کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا کافی معاملات میں. اس کی جو مارکیٹ شیئر تھا ایک وقت میں 100% تھا، جب کم ہو کے 28% رہ گیا ہے. تو اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ کیسے ریوائیو کریں، کیسے ریویمپ کریں. اس کے لیے فوری طور کے اوپر جو وہاں پر یونین ہے اس کو وہاں پر اس کو اسینشیل سروس قرار دے دیا گیا ہے تاکہ یونین وہاں پر جو ہے اس کا نہ ہو سکے اور اس کے اندر جو ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں ہم وہ ریفارمز جو ہیں وہ آ سکیں. اس کے ساتھ
ब्रीफ किया गया है कैबिनेट को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो हॉस्पिटल्स हैं, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, कराची का जिन्ना हॉस्पिटल है, उनको वापस लाने के लिए वो वफाक को वापस मिले हैं। उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है पार्लियामान को कि वो कैसे उसको मामला जो है उसका चलाया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट में और जो एरा है इसको इकट्ठा करने का फैसला हो चुका था, उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो आया है जिसकी अप्रूवल जो है वो दी गई है। इसके साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो रिफॉर्म है उसका जो बोर्ड बनना है पिम्स का, उसकी जो है वो मंजूरी दी गई है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिलहाल इसके लिए कमेटी, कैबिनेट कमेटी बनाई गई है आज़ाद जम्मू कश्मीर को जो कि दिया जाना है वाटर पेमेंट का जो इशू है, जो सरचार्ज का इशू है, उसके ऊपर जो कमेटी बनाई गई है वो उसके ऊपर कमेटी बनाई गई है। नेशनल एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी जो है वो आज काबीना में पेश की गई। ये अहम फैसले थे जो आज के जो आपके सामने नहीं वो डेफर हो गया, वो उसको डेफर कर दिया गया। सर मेरे दो क्वेश्चन है शॉर्ट एक करूंगा, दो एक शॉर्ट है। एक तो ये सर के सऊदी अरब का यकीनन तरीकी दौरा है और कामयाब भी होगा, लेकिन एक आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ KTK से MPs भी आए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि सऊदी अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी जो है, मैं पख्तून नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी जो है वो जेलों में है और बहुत सारी मुश्किलात में है, बहुत सारों की वीज़ों का प्रॉब्लम, वहाँ पैसे फंसे हुए हैं। एक तो ये इशू है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मंडे को पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे और IMF के हवाले से जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से मंडे को पार्लियामेंट हाउस श्योर है कि वो जाएंगे? जी, पहली बात तो यह है कि जब दोनों दौरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उसमें जो सबसे अहम हमारा एजेंडा था वो था ही जो हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं वो उनके ऊपर थी। आपको मालूम है कि इसी मामले के लिए इसी ज़मन में जो फीस है वीज़े की वो रिड्यूस की गई थी 2000 दिरहम से, उसको वापस 300 दिरहम के ऊपर लाया गया। और अब जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तमाम एम्बेसीज को कि जो भी एक पैटी क्राइम्स में मुलव्वस पाकिस्तानी हैं उनको बिल्कुल आप फैसिलिटेट करें। और जाहिर है कि जो बड़े क्राइम्स में हैं उनके ऊपर तो जो लॉज है और उसके ऊपर मानेगा भी नहीं हमारी, लेकिन जो ऐसे मामला जिनमें हम हेल्प कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल ये बात है। और पिछली दफ़ा भी जो मलक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ कस्टोडियन ऑफ खादिम अल हरमैन अल शरीफैन जो हैं उन्होंने खुद भी ये जो है वो इसके ऊपर वो बड़े सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान के लिए जो सऊदी अरब का दिल है वो धड़कता है और वो इंशाल्लाह इसके ऊपर खुद भी वो सेंसिटिव है और हम भी उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का मंडे को असम्बली में जाने का इम्कान है, कंफर्म इसलिए नहीं होता कि वो ज़ाहिर है कि मसरूफियात हो जाएं, वरना वो असम्बली में जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ को जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया गया है, और दूसरा जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उसके सरबरा और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज भाई, उनके हवाले से आज नैब ने तहकीकात और इंक्वायरी करने के आदेश जारी किए और दीगर भी पॉलिटिशियंस शामिल हैं। दोनों डेवलपमेंट्स में को काबीना में क्या ज़ेर बहस आई और इसको किस तरह देखते हैं और हुकूमत का क्या लाए हम लोग? पहली बात तो यह है कि ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे फराटे भरते देख रहे थे। देखिए पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो है ही ऐसा। यहाँ पे बेचारा जो मुर्गियाँ बेचने वाला था है 1.25 साल उसको जेल में लग गया और उसकी अभी बेल पता नहीं आजकल लगी हुई थी, पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। लेकिन 1500 अरब रुपया अगर आप चोरी करें तो फिर आपका 90 दिन से भी कम में बेल आपकी हो जानी चाहिए और आपको घर आ जाना चाहिए। यही एक, और फिर वो भी जो 90 में से भी जो मेरा ख्याल है 70 दिन है वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं, रेंजर्स की गाड़ियां उनके आगे पीछे रही हैं, प्रोटोकॉल्स भी उनको पूरे मिले हैं। फ्रेंकली नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए तो लम्हा फिक्रिया है ही। हम तो इमरान खान हर जलसे में हर जगह के ऊपर बात ही ये करते हैं कि पाकिस्तान में 2 निज़ाम हैं, एक अमीर के लिए निज़ाम अलहदा है, गरीब के लिए निज़ाम अलहदा है। अमीर आदमी पकड़ा जाता है, पूरे बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं कि बेचारा
فلانا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا جی چھوڑ دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. غریب آدمی جو ہے وہ جیلوں میں رہیں اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. وکیلوں کی فیسیں بھی ظاہر ہے امیر لوگ زیادہ بڑے بڑے وکیل کر سکتے ہیں. ایک تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے. ہم لوگ حکومت میں ہیں اور حکومت کا ایک جو نظام کا ایک حصہ ہے وہ حکومت ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ضمانت جو ہے وہ بے گناہی نہیں ہے. ان کا جو کیسز ہیں وہ ان کا جو میٹیریل ہے وہ بالکل موجود ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب وہ بیل گئی تو وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو فیصلہ دیا اس کی وہ پوری کی پوری انہوں نے اس بیل کو، وہ چارج شیٹ ہے پوری اس بیل آرڈر کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں. اسی طرح سے جو شہباز شریف کو بھی ضمانت ملی ہے یہ بھی کوئی ان کی بے گناہی کا معاملہ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ جو ہے وہ چیلنج ہونا چاہیے اور چیلنج کرنا چاہیے نیب کو. دوسری طرف ایک طرف تو یہ ہمارا جو نظام ہے وہ دوبارہ منہ چڑھا رہا ہے، ہمارا بھی پاکستان کے لوگوں کا بھی، کہ آ جاؤ میں امیر ہوں مجھے پکڑ کے دکھاؤ، کیچ می اف یو کین. جو ہمارا دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو بھی انورڈ دیکھنا چاہیے. نیب کو پتہ لگنا چاہیے، لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ان کی کیا پرابلمز ہیں، وہ کیوں جو لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو کیسز کو وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے. ان کی پروسیکیوشن میں خامی ہے، جو کیسز بنے ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں خامی ہے. نیب کو اپنا کیس جو ہے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیوں وہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے تو وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے. اس کا جو ضمانت ہوئی ہے یہ آئی وڈ سے پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر ایک منفی تاثر جائے گا. دوبارہ یہ تاثر جائے گا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت سے مچھلی کی طرح نکل جاتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ پھنسے جاتے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ نیب اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گا، وہ اس کو چیلنج کرے گا اور الٹیمیٹلی فیصلہ تو ظاہر ہے عدالتوں نے کرنا ہے. ہم جس طرح کی سپورٹ دے سکتے ہیں نظام کو، جو ہم سپورٹ دے سکتے ہیں اپنی حکومت کی جو سپورٹ دے سکتے ہیں وہ سپورٹ ہماری نیب کے پروسیس کے ساتھ رہے گی، نیب کے ہم احتساب کے عمل کے ساتھ رہے گی. باقی یہ فیصلہ نیب کے چیئرمین کو ان کی جو باڈی ہے انہوں نے خود کرنا ہے. وہ بیٹھیں اور اس کے اوپر اپنا دماغ لگائیں اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لیں کہ وہ بڑے لوگوں کے خلاف احتساب کا عمل ان کی کیوں ناکامی کا سے دوچار ہو رہا ہے، یہ ان کا اپنا کام ہے. یہ لاسٹ ٹائم جب یہ میٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ پرائم منسٹر نے گیس کی اوور بلی کے اوپر کمیٹی بنائی، تو اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا یا قوم کو کوئی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ گیس کی ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے اور بظاہر اس میں جو ابھی ابتدائی معاملات یہ ہیں کہ وہ اس میں کافی معاملات گڑبڑ ہیں. وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اسپیشل مجھے جو پوری معلومات جب مل جائیں گی میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن گیس کے معاملات کے اوپر لگ رہا ہے کہ کافی بڑے اس میں معاملات خراب ہیں، کافی بڑے گھپلے ہیں. سر صاحب 2 پارٹ کوشچن ہے میرا. ایک تو جو میزان صاحب نے سوال کیا جس کا ضمنی سوال ہے کہ آج آپ کے لہجے میں وہ شاید مایوسی سی ہے نظام کے حوالے سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل یہ لوگ این آر او لے جائیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نظام ہے ایسا، بڑے لوگوں کا این آر او مل جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر، سعودی بلی ہے جو پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو اس کے بعد اسٹیٹ اوے یہ انڈیا جا رہے ہیں اور ان کے دورے کے فوراً بعد جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں. اٹ سیمز دیٹ این ایکسس گوئنگ ٹو بی ڈیولپڈ اینڈ میں کوئی شک و شبہات کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن do you think that Pakistan should be part and parcel of that nexus which is going to be developed in the coming days or weeks? دیکھیں پہلی بات تو یہ بدر صاحب کے پہلے حصے کا میرا ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے، کیا حکومت پنجاب کے اندر کئی حالات بدلتے ہوئے دیکھ رہی جو فیصلے آ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ حالات جو ہیں وہ ہمیں کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں درپیش، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم حکومت میں ہیں اور ہم اپنی جو پالیسیز ہیں وہ لا رہے ہیں، ہمیں کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری لڑائی جو ہے نا اصل پی ٹی آئی کی وہ نظام کے خلاف ہے.
हमने हुकूमत में आए हैं, ये निज़ाम बदलने की तरफ एक कदम है, लेकिन ये निज़ाम बदला जाएगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे अमीर आदमी जो हैं वो बैठे हैं, उनके ऊपर कोई गजांदी नहीं आ रही, वो आराम से बेलें लेते हैं, वापस चले जाते हैं। JIT जो आसफ जरदारी की बनी, वो नार्कोस भूल जाता है बंदा, जो ड्रग स्मगलर्स कोलंबिया के हैं, आप उनकी स्टोरियां भूल जाते हैं जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है वो आराम से जाके सिंध में दौरे कर रहे हैं, वो वहां पे ऐसे बता रहे हैं जैसे वो पता नहीं कितने बड़े लीडर हैं सिंध के। ये यहाँ पे निकल के कभी एक गाड़ी पे निकलते हैं, कभी मर्सिडीज पे निकलते हैं, कभी BMW पे निकलते हैं। इन्होंने अपनी जो है वो रिंग्स बना ली हुई हैं। तो ये निज़ाम का जो खामी है वो हमने दूर करनी है, हमारा लोगों से वादा है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये इसकी तरफ जो है वो लाजमन बढ़ेंगे। ये जो इनकी जमानतें हो रही हैं या जो इनको रिलीफ जो मिले हैं, इसके ऊपर मायूसी तो होनी है, पूरी कौम मायूस है, तो हम भी नहीं मायूस होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस निज़ाम के खिलाफ हमने लड़ना है। निज़ाम को हम जो है वो बदलेंगे और इनको जो है वो कटहरे में ले करके आएंगे। दूसरी बात जो मदर साहब ने की है कि वो इंडिया जा रहे हैं, देखिए हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है मुफादात के मुताबिक बनाए। हमें इसलिए उनके इंडिया जाने के ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि हमारा एक बहुत करीबी ताल्लुक ईरान के साथ भी है। तो क्या हम कहें कि सऊदी अरब हमें कहे कि आप ईरान के साथ ताल्लुक ना रखें? सऊदी अरब ने तो हमें ये नहीं कहा। इस तरीके से हर मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी है, उसका वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरा, हमें इसका फ़ायदा है, जितनी हमें जो रीजन में इस्तेहकाम आएगा उसका हमें फ़ायदा होगा। सऊदी अरब अगर ताल्लुकात बनाता है बाकी ममालिक के साथ, तो सऊदी अरब असल में हमारा दोस्त है, हमारा उनके साथ ताल्लुक है, हमारा उनके साथ मजहबी रिश्ता है, हमारा उनके साथ इकोनॉमिक का रिश्ता है, हमारा उनके साथ स्ट्रैटेजिक जो है वो रिलेशनशिप है। सो हमारे उनके साथ ताल्लुकात की कई परतें हैं। तो जब भी वो अगर उनके ताल्लुकात होंगे तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो हमें होगा, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। जी काशिफ जय साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती में बड़ा अहम रोल हो रहा है ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के बाद, और मैं दुआ को हूँ कि हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब का अंजाम ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जैसा ना हो। सवाल मेरा ये है कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर हायर कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक बात चल रही है, बात कहते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ आपने रेंट पे ली, बहुत सारी चीज़ें आपने रेंट पे ली। क्या इसके ऊपर भी कुछ आप बताएंगे कि कितनी चीज़ें आपने वहीकल रेंट पे ली और इसके ऊपर कितना अखराजात आ रहे हैं उनके रिसेप्शन पे? थैंक यू। जी काशिफ साहब, ये आपने कहाँ से सुना है कि गाड़ियाँ रेंट पे ली? सोशल मीडिया पे चल रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया से पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। साहब, आप 2 दिन से फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, ये को बता दें कि ये किस लेवल पर हुकूमत ने ये फैसला किया है क्रैकडाउन का, और कौन से कवानीन लागू होंगे? क्या जो पहले से मौजूद कवानीन है या कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं? नहीं, पहले से कवानीन पहले से मौजूद है, FIA का कानून पहले से मौजूद है, पीका का कानून पहले से मौजूद है, और जो क्रैकडाउन है वो भी एक कॉन्टीन्यूड है, एक जारी है, कॉन्टीन्यूसली जारी है और कॉन्टीन्यूस रहेगा, आगे भी रहेगा। उसकी वजह यह है कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप रियासत का जो राइट है टू यूज़ वायलेंस उसको आप प्राइवेटाइज करें। इंडिविजुअल जो हैं जब वो किसी कत्लों के फतवे देंगे, वो मुनाफरत फैलाएंगे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो अमल दरामद होगा। वो अमल दरामद हो रहा है। अब भी जो पिछले दिनों में भी क्रैकडाउन हुआ है वो आपके सामने है, आगे भी क्रैकडाउन अगर इस तरह जो मिसयूज होगा उसके ऊपर क्रैकडाउन होगा। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो आपने निज़ाम की तब्दीली की बात की, ऐसा लगता है कि आपकी हुकूमत इसमें बेबस है? उसकी एक वजह शायद ये भी है कि आपके नंबर्स कम हैं और आपको ये धमकियां मिलती हैं कि हम असम्बली को, पार्लियामेंट की कार्रवाई को चोक कर देंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो VIP कल्चर है, ये लगता है ये भी अभी खत्म नहीं हुआ। जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उस पर 100 से ज़्यादा आपने चेक पोस्टें बना दी हैं, ट्रैफिक अभी से जाम होना शुरू कर दिया है। तो ये क्या इससे भी हमारी आवाम तंग नहीं पड़ेगी और उसको भी दूर करने की सोच रहे हैं? VIP कल्चर जो है वो तो देखें ना अपने लोगों के ऊपर है, लेकिन अगर बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। उसमें कोई ऊंच नीच जो है वो होगी तो वो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो आप जिम्मेदार होंगे। और जो भी उनका साथ इंटरनेट आ रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। वो जो इंटरराज आ रहा है वो इंटरराज यहाँ तक नहीं है, वो आगे मलेशिया भी जा रहे हैं, वो चाइना भी जा रहे हैं, वो इंडिया भी जा रहे हैं। एक मुल्क के ऊपर नहीं है, वो आगे भी इसलिए जा रहे हैं, इसलिए वो अपना इंटरराज ला के उसको हम
तो नहीं कह सकते कि आप इतने लोगों के साथ चलें या आप 2 गाड़ियों में चलें। हम तो प्रोटोकॉल अपने ऊपर नाफिज कर सकते हैं ना, बाहर के मेहमानों के ऊपर तो नहीं नाफिज कर सकते कि आप इस तरह ना करें। निज़ाम जो है ना वो एक एवोल्यूशन होती है सोसाइटी की, वो इंशाल्लाह लगे हुए हैं। इमरान खान ने पहले यहाँ पर एक हमने एवोल्यूशन की है, एंटी करप्शन मूवमेंट एक इतनी बड़ी खड़ी की है, उस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस निज़ाम को तोड़ने की, और हम इंशाल्लाह उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, ये जो अभी आपने सोशल मीडिया पे मुनाफिज के हवाले से जो क्रैकडाउन की बात की, बता सकते हैं कि मुल्क भर में कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इस हवाले से? और दूसरा ये जो आपने स्टेट लाइफ में यूनियन की जो बात की है, इसकी जरा वजाहत कर दें। स्टेट लाइफ को एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया गया है। तो एसेंशियल सर्विसेज का मतलब यह है कि आप वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ जो होंगी वो उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह जो है वो नहीं हो सकती है, उसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है, इसलिए उसको जो है वो एसेंशियल सर्विस जो है वो डिक्लेयर किया है। दूसरा सवाल आपका, हाँ, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो चल रहा है, पहले भी चला है, अभी भी चल रहा है। राणा गुलाम कादर साहब जाए। सऊदी अरब से जो MOU होना है उसकी समरी आज थी, तो वो अगर आप बताएंगे कितने मायदे होने और उनकी 8 MOUs हैं जो अभी जो साइन हो रहे हैं। एक उसमें जैसे कि हमारा अपना आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन और कल्चर की, उसमें अप्रूवल दी है जो सऊदी अरेबिया से एक बन रहा है, जॉइंट एक्शन ग्रुप बन रहा है मीडिया के ताउन के ऊपर और कल्चरल ताउन के ऊपर। इसके साथ साथ एक और 8 MOUs हैं, उनकी डिटेल जो है वो सारी आपको इंशाल्लाह कल परसों तक आ जाएगी, बट काफ़ी बड़े और इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट MOUs हैं जिनके। मुर्तज़ा साहब बोल टीवी आखिरी सवाल। जानना चाहूँगा किस तरह से मीडिया के हवाले से तावन हो रहा है और अभी MOUs होंगे, तो IFRI मीडिया और उसके साथ जो वाटर एंड पावर के शुबा में तावन के MOUs हैं, टोटल अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम क्या है? क्या हम 20-22 कितना रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, ये मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अभी डिटेल्स जो हैं उसकी वो ज़रा इंशाल्लाह कल परसों आपके सामने है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।